डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मेरे करीबी मुझे बिरजू कहते हैं। मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन 12 सालों से मैं उस शहर में कभी गया ही नहीं। पहले कभी मैं उस शहर में रहा करता था और आज भी पटना वाला कहलाया जाता हूँ। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो आपके बोलने के लहजे से कोई भी पहचान सकता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं। मैं अब उत्तर प्रदेश में रहना शुरू हो चुका हूँ। जहाँ पर आप कमाई करते हैं उसी को अपना इलाका बयां करने लगते हैं। मैं बिहार में कई काम करना चाहता था, लेकिन मैं अच्छी कमाई कर ही नहीं पाता था। और जब मैं उत्तर प्रदेश में आया, यहाँ पर अच्छी कमाई होने लगी। अब आपको बताऊँ मैं क्या काम कर रहा था। मैं अलग अलग इलाकों में किराए पर घर लेता और हमेशा पैसे समय पर देता, लेकिन उस घर में चोरी, आसपास चोरी, हर जगह कुछ ना कुछ चुरा कर मैं घर लेकर आता और उससे काम चलाता। मैं हमेशा ऐसे इलाके में जाता जहां पर ज़्यादातर अमीर लोग रहते, शरीफ लोग रहते। उनका विश्वास जीतने के बाद उनके घर में चोरी करना बहुत आसान हो जाता। बिना सबूत छोड़े किसी को शक तक नहीं होता और वहां से चोरी करके मैं निकल आता। इस तरह से ठीक ठाक काम मेरा चलने लगा था, लेकिन ये काम खतरे से भरा हुआ था। मैं कभी पकड़ा जाऊं तो जेल में शायद सारी उम्र मुझे बितानी पड़ेगी। जब इस बात का मुझे पता चला था, मैं अंदर तक डर गया था। कभी मैंने ये एहसास किया ही नहीं। जब मैं पटना शहर में रहा करता था तब मैं स्टेशन पर जाता था, कई पॉकेट मारा करता था और उसके बाद मैं ठीक ठाक कमाई कर लिया करता। तब भी कभी दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि कभी किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ क्या होगा। मैंने घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। मेरा बड़ा भाई मुझे समझाया करता था, इसका फल बहुत बुरा मिलेगा। लेकिन जब पैसों की लत आपको लग जाती है और वो भी बड़ी आसानी से मिल रहे हों तो काम करने का मन नहीं लगता। और उत्तर प्रदेश में मैं ऐसे इलाके में चोरी करता जहां पर ज़्यादा किसी ने मुझे देखा ही ना हो, इसीलिए मुझ पर किसी का शक जाता ही नहीं। आराम से वहां से सामान निकालता, बाहर कहीं बेचता और उस इलाके को छोड़कर कहीं और चला जाता। इस तरह से मेरा काम अच्छा चलता रहा, लेकिन एक बार जब मेरा एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, उसने सभी का नाम बक दिया था। मेरा नाम उसने नहीं बताया, क्योंकि वो जो चोरियां कर रहा था मैं उसके साथ गया ही नहीं। मैं हमेशा अकेले चोरी किया करता था और उसे बहुत लंबी सज़ा मिली थी, पिटाई भी बहुत हुई थी और उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। इस चीज़ ने जब से मुझे डरा कर रख दिया था, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसा काम छोड़ना पड़ता है जहाँ पर आपको लगने लगे कि आप फंस भी सकते हैं। उसके बाद मैं एक नए किराए के घर में रहने लगा। पास के ही एक ढाबे में काम करने लगा। 15 दिनों तक मैंने काम किया था और मुझे लग रहा था ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। 15 दिनों तक मैंने काम किया है और इसके पैसे कितने मिलेंगे? छुटपुट, उससे ज़्यादा गुजारा भी नहीं हो पाएगा। मैं तंबाकू भी नहीं खा पाऊँगा, बीड़ी भी नहीं पी पाऊँगा, महंगे वाला खाना भी नहीं खा सकता। आखिर ऐसे काम का क्या फ़ायदा? फिर मुझे अपने दोस्त की याद आई। कैसे पिटाई हुई थी उसकी, पिछवाड़ा लाल किया था। उसकी टांगे भी इतनी बुरी तरह से पीटी गई थी कि उससे चला नहीं जा रहा था। जब उससे मैं बात करने गया था, उससे उठा नहीं जा रहा था। मैं उसे याद करके भी डर रहा था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना एक बड़ा हाथ मारूं, ऐसा बड़ा हाथ मारूं जिसके बाद काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े और बार बार चोरी करने लायक मैं हूँ भी नहीं, फंस सकता हूँ। एक बार बड़ी चोरी ज़रूर करूँगा। उसके बाद मैंने उस ढाबे पर काम करना छोड़ दिया, तरकीब लगाने लगा।
भगवान ने मेरा तेज दिमाग बनाया है। मैं हर चीज़ के लिए प्लान बना ही लेता हूँ, लेकिन चोरी के धंधे में पड़ गया हूँ तो चोरी ही करूँगा। मैंने अब एक बड़े घर की पहचान कर ली थी। उस घर का जो मालिक था महंगी गाड़ी में घुमा करता था, लेकिन वो अकेला था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा अय्याश था। मैंने उसे कई बार नाइट क्लब में देखा था। वो जैसे लड़कियों पर लट्टू हुआ ही रहता था और उसके पास पैसे बहुत थे। मैंने देखा जब उसने अपने जेब से 1 लाख रुपए की गड्डी निकाली थी। वो सिर्फ शराब पीने के लिए गया था, जेब में 1 लाख रखा हुआ था और मैं समझ गया इसके पास पैसे बहुत हैं। अगर मैं इसके घर में चोरी करूँगा ढेर सारा सामान इकट्ठा कर सकता हूँ। अचानक मेरा दिमाग चला, अगर घर में मैं सामान लेने के लिए गया, सामान भले ही महंगा हो लेकिन जिस बाज़ार में बेचा जाता है सस्ते में बिकता है। अगर मुझे कैश मिल जाए तो ज़्यादा काम आसान रहेगा, लेकिन कैश निकलवाऊंगा कैसे? कैसे पता करूं कि घर में कहाँ पर कैश रखा हुआ है? इस बार मास्टर प्लान बनाया था मैंने। एक लड़की से बात कर ली। उस लड़की को चेहरा तक नहीं दिखाया, लेकिन उसे 5,000 रुपए दिए थे। उसको बस इतना कहा था, उस आदमी के साथ उसके घर जाना, उसके साथ अय्याशी करना, लेकिन ये देखना वो पैसे कहाँ पर रखता है। बस इतना काम है, वहाँ से निकल आना, तुम्हें कुछ और नहीं करना। बस मुझे बता देना कितने कमरे हैं, कहाँ पर पैसे रखे हैं। वो लड़की उसके साथ उसके घर गई थी। सब कुछ पता करके उसने मुझे बता दिया और मैं अगले 7 दिनों तक प्लान बनाता रहा। कहाँ से अंदर घुसूंगा, कैसे कुत्तों से बचूंगा, कैसे कैश निकालूंगा और कैसे बाहर आ जाऊंगा। पूरा प्लान तैयार था और सोमवार के दिन जब लगभग शाम के 7 बजे वो फिर से उस नाइट क्लब की तरफ निकला, पीछे से मैंने उन कुत्तों को बेहोशी की गोलियां खिला दी, वो भी खाने में डालकर। फिर मैं घर के अंदर गया, उसी कमरे में पहुंचा और वहां जाकर मैंने देखा लगभग 13 लाख रुपए कैश एक ड्रॉर में पड़े थे, जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था। और यहाँ पर काम बड़ा आसान हो गया। सामान बेचूंगा तो जहाँ बेचूंगा उसने मेरा चेहरा भी देखा होगा, वो मेरी पहचान भी कर सकता है। इसी चीज़ का तो डर लगा रहता है। मेरा साथी भी तभी पकड़ा गया था। जिस दुकान में वो बेचने गया था उसने पहचान करवा दी थी, लेकिन अगर कैश हाथ में लग जाए तो कोई कभी पकड़ नहीं सकता। मैं अब उस कैश को लेकर बाहर निकल ही रहा था। वहाँ कई चमकदार चीज़ें देखी मैंने, उठाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं उठाना नहीं चाहता था। ऐसे सामान को बेचना मुश्किल होता है। अब कैश हाथ लग गया है, इससे कोई ना कोई अच्छी चीज़ खरीद लूँगा, ये मैंने सोच लिया था। कैश लेकर घर से मैं बाहर निकला और जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, आंखों में मेरे सपने जगमगा रहे थे। मुझे अपना चमकदार भविष्य नजर आ रहा था। लेकिन जब उस कैश को लेकर मैं एक नए इलाके तक पहुंच गया, घर में इतना ज़्यादा कैश रखे हुए मैं सोचे जा रहा था, करूं तो क्या करूं? अगर मैं इसे खर्च करना शुरू कर दूंगा तो एक समय पर ये खत्म हो जाएगा। और मैं अमीर बनना चाहता हूं, चोर अमीर नहीं, बिजनेसमैन अमीर या कोई काम करने वाला अमीर, ताकि किसी को शक भी ना हो। क्या करूं इन पैसों का? मैं ढूंढने लगा उन इलाकों में, शहरों में, गांव में, कहां पर मैं ये पैसे लगा सकता हूं। और अंत में एक गांव की पुरानी पड़ी ज़मीन मुझे मिल गई। कहा जाता है कि किसी ज़माने में पीछे वो जो खंडहर इमारत थी वो मंदिर हुआ करता था। पूरा का पूरा बड़ा खेत, और आसपास किसी ने खेती भी नहीं की थी। उस ज़मीन पर कोई खेती करता ही नहीं था। मैंने सोचा मेरे पिता खेती किया करते थे। जब मैं छोटा था मैं भी खेती किया करता था। सभी तरकीबें पता हैं, कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे घर चलाया जाता है। अब इतनी बड़ी ज़मीन मैंने खरीद ली है, खेती करके भी मैं धीरे धीरे काफ़ी अमीर हो सकता हूँ। और ज़मीन भी तो मेरी है, इसकी कीमत मेरी ही रहेगी। कैश में वो आदमी पैसे लेने को तैयार था जिसकी ये ज़मीन थी। उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन थी, एकड़ों में थी, और उसने 1 एकड़ मुझे 13 लाख में दे दिया। अब ये खास चुनी हुई जगह थी जो मैंने पसंद की थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश। उसे कोई खास परवाह नहीं थी। अरबों की संपत्ति थी उसके नाम, और ये 13 लाख पकड़ते हुए भी वो ज़रा भी शर्मा नहीं रहा था, ज़रा भी अकड़ नहीं रहा था। उसे कैश मिल गया था, वो भी 2 नंबर का काम बहुत ज़्यादा करता था। इसके बाद उसने रजिस्ट्री का काम भी बड़ी आसानी से करवा दिया। फंसने वाला कोई काम हुआ ही नहीं, और वो ज़मीन मेरी हो गई।
सबसे पहले मैंने वो झाड़ियाँ साफ करवाईं। नीचे बड़े बड़े पत्थर निकले, ईंटें निकली। ये पूरा जो इलाका था ये मंदिर का इलाका हुआ करता था, लेकिन बहुत पुराना मंदिर जो पूरी तरह से टूट चुका था। और मैं भी कोई धार्मिक इंसान नहीं था, मुझे कोई परवाह थी ही नहीं। मैं जितनी सफाई करता जा रहा था उतनी मुश्किल का सामना आता जा रहा था। मैं इस ज़मीन पर खेती करना चाहता था। नीचे से ईंटें निकल रही थी, पत्थर निकल रहे थे और 1 एकड़ की ज़मीन। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। मंदिर को देख देख कर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल लेता। खंडहर हो चुका था वो मंदिर, अब उसका इस्तेमाल थोड़े ना हो सकता था। लेकिन मैंने वहाँ पर चालाकी दिखाई। मैंने उन गांव वालों को कह दिया कि यहाँ पर मैं बड़े मंदिर का निर्माण करवाऊंगा भविष्य में, और उन्होंने मेरे हाथ से हाथ बटाया। ये दूर वाला गांव था, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं था। वहाँ से लोग आए, सफाई का काम तो उन्होंने करवा दिया और उसके बाद मैंने उनका धन्यवाद किया। उनका इस्तेमाल धर्म के नाम पर बड़ी आसानी से हो गया था। ऐसे ही बड़े बड़े लोग भी करते हैं। सफाई का काम हो गया, लेकिन मैं उस खंडहर मंदिर को नहीं तोड़ सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो पकड़ा जाता। तो मंदिर की उन दीवारों को मैंने ऐसे ही खड़ा रखा। बाकी ज़मीन साफ हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब सही समय है, खेती शुरू कर दूंगा और सिर्फ फसल नहीं उगाऊंगा, सब्जियां वगैरह सब कुछ उगाऊंगा और इन्हें बेचने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। यह काम मेरे पिता को आता है, मेरे भाई को आता है, लेकिन उन्हें मैं तब बताऊंगा जब 2-3 साल बाद ढेर सारे पैसे कमा लूँगा। उन्हें कहूँगा, देखो आप मुझे चोरू चक्का कहा करते थे, मैं यूपी में आकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ छिप छिप कर मैंने पैसे कमाए, बचा बचा कर खेत लिया, अब खेती कर रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उन्हें मुझ पर गर्व होगा और वो समझ ही नहीं पाएंगे। चोरी के पैसे से खरीदी गई ज़मीन किसी को कभी शक ही नहीं होता। इसके बाद मैंने खेती का काम शुरू कर दिया। महंगी वाली फसल लेकर आया, महंगे वाले सब्जियों के बीज लेकर आया। जब मैं बुआई का काम कर रहा था, मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन अब मेहनत तो करनी ही थी। ईमानदारी की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने पूरे के पूरे खेत को खुद जोता था, गांव से बैलों को लाकर। उन्हें कह दिया कि मंदिर का काम हो रहा है। उन्होंने मुफ्त में ही मेरी ढेर सारी मदद की। दूध मुफ्त में आया करता था। इस तरह से जहाँ पर मैं फसल उगाना चाहता था, लेकिन अगले 2 महीनों तक इंतज़ार करने के बाद फसल उगी नहीं, सब्जियां उगी नहीं, झाड़ियां घास उग गए थे, लेकिन जो बीज मैंने डाले थे वो चीज़ें उगी ही नहीं। पता नहीं क्यों। मैं उस दुकान पर गया था, मैं कह रहा था तुम्हारे बीज घटिया हैं, तुम्हारे फसल के बीज घटिया हैं, कुछ भी नहीं उगा। मैं जो सब्जियों के छोटे छोटे पौधे लेकर गया था वो तो गल गए। आखिर तुम इतनी घटिया चीज़ें क्यों देते हो? और उसने कहा था, ये अच्छे बीज हैं, उन खेतों में जाकर देखो जो हमसे कितने सालों से लेकर आते रहे हैं। इतनी अच्छी फसल होती है, हमारी क्वालिटी बेस्ट होती है, तुम्हारी ज़मीन में कुछ गड़बड़ होगी। ये कह दिया था उसने। और उसके बाद मैं क्या करता? अब मैं सोच रहा, यहाँ पर मैं कैसे इस ज़मीन को ठीक करूँ और इसमें गड़बड़ क्या है मुझे पता कैसे चलेगा। मैं शहर से एक आदमी को लेकर आया था जो मिट्टी की क्वालिटी चेक किया करता था। उसने भी फीस ज़्यादा रखी हुई थी, लेकिन मंदिर का काम कहकर उससे भी मैंने मुफ्त में काम चला लिया था। यह उधार की तरह था। मैंने कहा बाद में चुका दूंगा, और वो कह रहा था अच्छे काम के लिए कभी भी कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंदिर के नाम पर मैंने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और इस तरह मिट्टी की जांच करने के बाद उसने कहा मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। शायद उन बीजों को नीचे गाड़ने में मुझे मुश्किल हुई होगी, दोबारा कोशिश करनी होगी, क्योंकि समय अब बीत गया था फसल उगाने का। तो मैंने सोचा अब कुछ सब्जियां ही उगा लेता हूँ। मैंने अब उस ज़मीन पर कुछ ईंटें लगवाकर कच्चा सा छोटा 2 कमरों का मकान बना लिया था। रहता मैं वहीं पर था, काम आगे आगे बढ़ाना था और यहीं पर बड़ा सा मकान भी बनाना था। लेकिन वो सब्जियों के पौधे जो मैंने वहाँ पर उगाए थे, दूसरी बार फिर से वो गल गए। अगले 15 दिनों में कुछ भी वहाँ पर उगा ही नहीं। झाड़ियाँ बड़ी हो गई थी, लेकिन जो काम के पौधे वो उग नहीं पा रहे थे। वहाँ कई और पौधे थे जो कुदरती तौर पर यहाँ पेड़ का रूप ले रहे थे, लेकिन मैं जो उगाना चाहता था वो उग नहीं रहा था। समझ में कुछ नहीं आ रहा।
फिर से मैंने उस आदमी को शहर से बुलाया था दोबारा चेक करने के लिए, आखिर मिट्टी में क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं उग पा रही है फसल। और उसने कहा कहीं इसका रिश्ता मंदिर से तो नहीं, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं गलत काम क्यों करूँगा, आखिर मुझे पैसे चाहिए, मैं मंदिर तो बना दूँ 1 एकड़ का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर किसी से पैसे लेकर मैंने मंदिर बनाया मेरे लिए शर्म से डूबने वाली बात होगी। मैं खुद कमा कर मंदिर बनाना चाहता हूँ। हम बताओ, फसल नहीं उगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, मंदिर कैसे बनाऊँगा। मैं उसके सामने रोने लगा था और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने महसूस किया फंस गया ये भी मुर्गा। और उसके बाद उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने 2 फुट गहरा खड्डा खोदा था और कहा नीचे तक जमीन काफी उपजाऊ है, पौधे उग क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं भी समझ नहीं पा रहा। मेरी ऐसी जमीन होती, मैं पौधे लगाता तो आसानी से उग जाते ना। तुम्हें ऐसा करना होगा कि मैं शहर से 4-5 लोग भेजता हूँ, नीचे तक खोदेंगे, देखेंगे नीचे मिट्टी में कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं किसी जगह से कुछ ऐसा गाड़ा तो नहीं गया जिस कारण पौधे उग नहीं पा रहे। कई बार कुछ केमिकल डंप होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले ऐसी पुरानी ज़मीनों में गाड़ देते हैं, कहीं ऐसा कोई केमिकल डंप तो नहीं कहीं पर जो छोटे छोटे पौधों को मार देता हो। ये जैसे कोई बीमारी की तरह ही होता है। मैं शहर से भेजूँ लड़के, 15,000 का खर्च होगा। मैं फिर से उसके सामने रोने लगा। भगवान का काम करने के लिए भी मुझे 15,000 देने होंगे। तो उसने कहा देखो वो तो पैसे लेंगे ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं फीस माफ़ कर सकता हूँ, जहाँ पर किसी का खर्च हो वो तो पैसे लेंगे ना। अब 10-20 हज़ार वो लेंगे, इतने का जुगाड़ तुम्हें करना होगा। मैं रो रो कर कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दे सकते हो, तुम दे देना, मैं बाद में वापस कर दूंगा। उसने भी अपनी मजबूरियाँ गिना दी और कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा तो ये खोदने वाला काम मैं खुद कर लूँगा, यहाँ जगह जगह पर खड्डे ही तो 3-4 फुट के खोदने हैं, चेक करूँगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। उसने कहा ऐसा करके मुझे बताना, और मैं उसके अगले दिन से ही ये काम करने लगा था। खड्डे जगह जगह खोदता, कहाँ पर मिट्टी अलग है, कई जगह मिट्टी थोड़ी काली मिलती, कई जगह मिट्टी थोड़ी लाल मिलती। ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा सीलन भी थी, लेकिन वो सीलन तो अच्छी होती है, जहाँ सीलन होती है वहाँ पर फसल पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं सब्जियाँ उगाने से पहले, ऐसे पौधे उगाने से पहले मिट्टी की अच्छे से जांच करना चाहता था। हर जगह खोद खोद कर मैंने चेक कर लिया और अंत में वो खंडहर बचा था मंदिर का, उसके नीचे खोदना था। अब मंदिर के नीचे खोदना तो है, लेकिन बड़े ध्यान से खोदना है। वो जो खंडहर बनी हुई इमारत है, जो वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वो गिर ना जाए, नीचे ध्यान से खोदूंगा। मैं मंदिर के नीचे खोदने में लग गया। कई बार गांव के लोग आते और कहते तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, ये नींव का काम है, मंदिर के नीचे की पवित्र नींव मैं जांचना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे, कोई शाप तो नहीं जो मंदिर को ऐसे बर्बाद कर गया। लोगों ने मेरी बात मान ली। मैं मंदिर के नीचे खोदता गया, लेकिन जो मंदिर का मेन एरिया था, जब मैंने उसके नीचे खोदना शुरू किया, मुझे नीचे एक बड़ा सा खड्डा दिखा। जब मैं उस खड्डे को और चौड़ा कर रहा था, नीचे जाने का रास्ता पूरी की पूरी जैसे गुफा नीचे की तरफ बनाई गई थी, और उसके बीच में पुरानी गली हुई सीढ़ियाँ। ये तो तहखाना है जो मंदिर का है, अब मंदिर के नीचे कोई तहखाना बनाया गया है। इसके बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप रहूंगा। मैं उसके बाद उस खड्डे को बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन चेक ज़रूर करना चाहता था। उस रात मैं उस खड्डे में गया था ताकि कोई दूर से भी देख ना ले। जब मैं उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया, मेरी आंखें चमक गईं। सामने कुछ मूर्तियां थी, चांदी की बनी हुई चमकदार, कुछ सोने के सिक्के पड़े थे, बहुत सारे आभूषण पड़े थे। ऐसा लग रहा था ऊपर किसी ज़माने में मंदिर के अंदर भव्य भव्य मूर्तियां, भले ही चांदी की, रखी गई होंगी। बहुत सारे ऐसे गहने होंगे जो रखे गए होंगे। दीवारों पर जो सफ़ेद सफ़ेद चादर सी बिछाई होती है चांदी की, वो भी यहाँ मौजूद थी। मैं उसे हाथ ही नहीं लगाना चाहता था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा खजाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऐसी कोई मूर्ति मैं बाज़ार में बेचने जाऊँगा ना तो फंस सकता हूँ। कोई कहेगा मंदिर में चोरी की है, मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं वहीं 1 घंटे सोचता रहा था, क्या करूं, कैसे निकालूं इसे, ये तो खजाना है, मैं किसी को बता नहीं सकता, पकड़ा जाऊंगा।
नीचे कई सोने के सिक्के थे और उन सोने के सिक्कों को देखकर मुझे लगा ये निकाले जा सकते हैं। पहले ऐसा करूँगा, ये जो सोने के सिक्के हैं ना, इन्हें काट काट कर छोटे हिस्से बनाऊँगा, फिर किसी सुनार के पास जाकर छोटे छोटे हिस्से बेचूंगा और उससे पहले महंगे वाला सूट खरीदूंगा। महंगा सूट डालकर जाऊंगा और कहूँगा ये घर में रखे हुए हिस्से हैं, मैं बेचना चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी कीमत निकलती जाएगी और महंगे कपड़े में खरीदता जाऊंगा। अगर कोई करोड़पति कुछ लाख का सोना बेचे, बिल्कुल अजीब नहीं लगता। मैं भी पहले करोड़पति की तरह दिखूंगा, फिर ये चीज़ें बेचूंगा। पूरी तरकीब लगाई थी। मैं छूना चाहता था उस खजाने को, लेकिन मैंने खुद को समझाया यहाँ पहले मुझे कोई काम करना होगा ताकि किसी को शक ना हो, कोई यहाँ पर आ ना पाए। पूरा का पूरा प्लान बनाना होगा। ये तो खजाना हाथ लग गया। मैं ऊपर चढ़ा, खड्डे को ढक दिया। उसके बाद अब फसल उगाने का काम करने की ज़रूरत थी ही नहीं। इन चीज़ों से ढेर सारे पैसे कमाए जा सकते थे। अगले लगभग 4 हफ्तों तक मैंने झाड़ियों को बढ़ने दिया। कई कुदरती पौधे थे, मैंने उनकी टहनियों को काटा नहीं। एक तरह से उन झाड़ियों से, उन पौधों से वो मंदिर का जो खंडहर था ना, पीछे की तरफ से ढक गया। अब वहाँ कोई आता जाता किसी को नज़र नहीं आता। इस तरह से मैं यहाँ छिप कर आ सकता था और सबसे पहले कंटीली तारे मुझे पीछे की तरफ लगानी थी ताकि कोई अंदर ना आए। मैं बहाना तो लगा दूंगा कि यहाँ कई जानवर आते हैं, वो गांव वाले मान लेंगे। अब मैं वहाँ से एक सिक्का निकालना चाहता था, लेकिन सोना बेचने से पहले मैं वो पुराना पड़ा हुआ कैश वो तो निकाल लूँ। कैश से कुछ कपड़े लूँ, महंगी चीज़ें लूँ, उसके बाद सोने का सिक्का बेच सकता हूँ। तो पहले मैंने अपना वो कैश खर्च किया महंगा सूट बनवाने के लिए, महंगे वाले जूते लिए मैंने अपना चेहरा भी बिल्कुल सही करवाया, हेयर कट करवाया, फेशियल करवाया। मैं अमीर लगना चाहता था। इस तरह से वो ज्वेलरी भी खरीदी। मैं गले में ज्वेलरी पहने हुए, अपनी कलाई पर ज्वेलरी, कुछ महंगी नकली सोने की अंगूठियां पहने काफ़ी अमीर लग रहा था। ये पूरी तैयारी कर ली थी मैंने और सुबह सुबह 8 बजे मैं उस खेत में पहुंच गया। अब यहाँ से मुझे एक सिक्का निकालना है। एक सिक्का किसी सुनार के पास बेचना है, वो पतले वाला। जब वो बिक जाएगा फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। मैं किसी से जैसे अच्छे से बात कर रखूँगा अलग अलग सुनार से बेचने के लिए। मैं सुबह के 8 बजे उस खड्डे की मिट्टी को हटाकर जैसे ही नीचे गया, उन चीज़ों को देखकर मेरी आंखें चमक पड़ी थी और जेब में रखी मेरी वो डायरी। मैं उस डायरी में अब शुरुआती पन्नों में कुछ लिखना चाहता था। मैं ये डायरी को जेब में इसलिए रखे हुए था, अमीर लोग जो भी चीज़ करते हैं डायरी में लिखते हैं। मैंने खास पहचान की है। जब मैं कई अमीरों के आसपास रहता था, घरों की रेकी किया करता था, तब मैंने महसूस किया जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने हर कदम को लिखते हैं। वो दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते, लिख कर काम करते हैं। और मैं भी इस डायरी को रखूँगा अपनी जीवनी की तरह, कुछ ना कुछ लिखता जाऊँगा। सामने वाले को लगेगा ये बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत काम है, इस पर बोझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर चीज़ को लिखता है। और यहाँ पर मैंने उस डायरी पर अपने कुछ पन्ने भरे थे, जीवन में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। चोरियों के बारे में लिखा, हर चीज़ के बारे में लिखा। जैसे जैसे मैं लिखता गया मुझे मज़ा आता जा रहा था। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं झूठ नहीं लिखना चाहता था, पूरा सच लिखना चाहता था। कैसे कैसे मैं बिहार में रहा करता था, पटना जंक्शन पर चोरियां किया करता था, यूपी आ गया, यहाँ पर चोरियां की, हर चीज़ मैंने लिखी। ये ज़मीन खरीदी, वो सब भी लिखा। कई पन्ने भर दिए मैंने। दोपहर तक का समय तो पन्ने भरने में हो गया था, लेकिन आज तो मुझे सिक्का बेचने जाना था। लेकिन डायरी को भरने में इतना मज़ा आया। मैं आज की शाम तक क्या कर चुका था मैंने वो सब लिखा, सब कुछ अच्छे से लिखा। और कल से सिक्का बेचने के बाद जो जो होगा मैं एक एक पन्ने पर लिखता जाऊंगा। मज़ा आएगा ना। उस रात मैं घर में सोया। सुबह सुबह 8 बजे वो खड्डा अब मैंने साफ किया। उसके बाद नीचे गया। जैसे ही सिक्के को हाथ लगाया मुझे करंट का एक छोटा सा झटका लगा। अरे ये क्या, बॉडी पर ये कैसा स्टैटिक चार्ज सा आ गया था, ये झटका महसूस हुआ मुझे। फिर मैंने वो सिक्का अपनी जेब में डाला। जैसे ही मैं खड्डे से बाहर आया मैंने वो सूट पहना। उसके बाद जैसे ही मैं उस खेत से बाहर निकलने वाला था, वो आगे के गांव से चलकर एक आदमी वहां बाहर खड़ा था, हाथ में लिफाफा लिए हुए।
मैं उसे देखकर थोड़ा घबरा गया, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया उस मंदिर के पीछे जाते हुए। फिर दिमाग ने कहा, उसे कौन सा पता लगेगा, मेरी ज़मीन है, मैं जो मर्जी करूं, ज़मीन खोदूं, ये करूं वो करूं, किसी को शक भी नहीं हो सकता। मैंने उससे अकड़ कर बात की, हाँ जी क्या चाहिए। उसने कहा, भैया आपके लिए पकौड़े लेकर आया हूँ। वो गांव के पीछे वाले इलाके में ना मेला लगा था, कल बहुत अच्छे पकौड़े बनाए थे और माँ ने कहा अब इतने ज़्यादा पकौड़े आए हैं कुछ आपको दे आऊँ, आप मंदिर के लिए अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। मैंने खुशी खुशी वो लिफाफा उससे पकड़ा, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। मैंने उसको कहा, धन्यवाद, मंदिर की ज़मीन के लिए काम अच्छा कर रहे हो, भलाई कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और मैंने वो पकौड़े का लिफाफा घुमाकर पीछे फेंका। अब इन पकौड़ों को खाऊंगा मैं, मेले के पकौड़े खाऊंगा, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, महंगे महंगे होटल में जाकर खाना खाया करूंगा। ये मेले वाले पकौड़े अब मुझसे सूट नहीं करते। जब मैं आगे से निकल कर जा रहा था, मैंने अच्छे वाला सूट बूट पहना हुआ था, तो उस गांव से निकल रहा था, वहाँ गांव का सरपंच मुझे मिल गया। उस गांव के सरपंच ने गांव के लिए एक अच्छी सी पार्क का निर्माण किया था और वो मुझे कहने लगा, अरे बिरजू इधर आना, देखना ज़रा, ये मैं गांव के लिए ना पार्क बनवाने जा रहा हूँ। वैसे आधी तो बन गई है, अब मैं और आगे क्या बनवाने जा रहा हूँ कि पीछे झूले लगाना चाहता हूँ बच्चे के लिए। अब बच्चे खेला करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गांव के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अगले 100 साल तक मुझे याद करेंगे कि गाँव के लिए वो सरपंच आया था एक बार, इतना कुछ बना कर गया। मैं उससे ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता था। मैंने उसको कहा, बहुत अच्छे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए। वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन सुनने का मेरे पास समय था ही नहीं। इसके बाद मैं वहाँ से निकला और सीधा शहर पहुँचकर एक सुनार के पास गया। अब उसकी आंखें बयां कर गई। जब मैं सुनार के पास पहुँचा, वो खड़ा हो गया था। वो सर कह के मुझसे बात कर रहा था और उसे लग रहा था मैं कोई करोड़पति हूँ। अब छोटा सा सिक्का मैंने उसे दिखाया और कहा, मेरे दादाजी का सिक्का है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, बेवजह सोना पड़ा हुआ है। अब इस सोने का मैं कैश बनाना चाहता हूँ और कैश को थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ घूमने की बहुत शौकीन है, क्या ये सोने का सिक्का आप खरीद सकते हैं, कितनी कीमत होगी। उसने ये तक नहीं पूछा ये सोने का सिक्का कहाँ से आया, कुछ नहीं पूछा। जबकि अगर आप घटिया कपड़े पहन कर जाओ ना, वो शक करते हैं कहीं चोर तो नहीं, महंगे कपड़े पहन कर जाओ तो किसी को शक ही नहीं होता। उसने उस सिक्के के 30,000 रुपये मेरे हाथ में रख दिए, पूछा तक नहीं। मैं आराम से बाहर निकला, 30,000 मेरे हाथ में थे और मैं इतना ज़्यादा खुश। कैसे खर्च करूं, अब कैसे खर्च करूं। पहले तो सपना पूरा करता हूं, 5 स्टार होटल में जाऊंगा। महंगे कपड़े पहने हुए हैं मैंने, अब सब कुछ तो मैंने किया हुआ है जिससे मैं अमीर लगूं। अब चलता हूँ। कपड़े महंगे थे, गया मैं ऑटो से। जब होटल के बाहर पहुंचा, ऑटो दूर ही रुकवा कर मैं चलकर होटल में गया। सबको लग रहा था कोई करोड़पति है। हर वेटर नजरें झुकाकर बात कर रहा था। दोपहर तक मैं वहीं पर बैठा, किसी ने उठने तक को नहीं कहा था। महंगे वाला खाना खाया मैंने, 10,000 का खर्च हो गया था, लेकिन चाहे आज पूरे भी खर्च हो जाते मुझे कोई परवाह थी ही नहीं। वहाँ बहुत सारे पैसे हैं, सोने के रूप में, मूर्तियों के रूप में। अब उसका इस्तेमाल सही करूँगा। ज़मीन पर कुछ किसान लगा लूँगा और ज़मीनें खरीद लूँगा, ढेर सारी ज़मीनें खरीदूँगा, अमीर बनूँगा, अमीर। शहर में महंगी हवेली बनाऊँगा। कई सपने वो 5 स्टार होटल में बैठकर मैंने देख लिए थे। अब चोरी का धंधा भी अच्छी तरह से छोड़ दूँगा, कभी याद नहीं करूँगा मैंने चोरी की भी है। जब मैं उस होटल से बाहर निकला था, मैंने 500 रुपये टिप दिए थे, वो जो दरबान था उस 5 स्टार होटल का। फिर उस ऑटो में बैठकर मैं सीधा उस गांव में आ गया। शाम के वक्त सरपंच से बातें कर रहा था और सरपंच को मैं कहने लगा था, आप ऐसा कीजिए, ये जो पार्क है ना, यहाँ पर बड़े झूले लगाइए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अब भगवान की कृपा होने लगी है। आपको पता है ना, भगवान की कृपा जिस पर होती है वो धनवान हो जाता है। मुझे आंखों के सामने खुद को जैसे धनवान होते हुए देखना है और मुझे लग रहा है मैं धनवान बनाया जा रहा हूँ। सरपंच बहुत ज़्यादा खुश था और इस तरह मैंने उसे 5,000 रुपये दिए थे ताकि वो यहाँ बड़े वाला झूला लगा पाए। पैसे पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। मैंने कहा मैं और दूंगा, अभी और दूंगा, ताकि मैं सबके सामने शरीफ भी बनकर रहूं। अब मंदिर के नीचे से खजाना मिला है, किसी को शक नहीं होने दूंगा।
अच्छा बनकर रहूंगा, अच्छा, भले ही सिर्फ बनना पड़े। अंदर से तो मैं कमीना ही था ना। मैं अब वहां बातें करके वापस अपने खेत में आ गया। जब मैं अपने खेत के अंदर आ रहा था, मैंने एक आदमी देखा था, काला चोला पहने। वो मेरे खेत के पास वाले एक पेड़ के नीचे बैठा, जैसे पूरा का पूरा मुंह भी नीचे की तरफ ढंका हुआ। शायद कोई नशेड़ी होगा या कोई शराबी होगा, या हो सकता है कोई चोरो चक्का हो। लेकिन चोरो चक्के को क्या पता मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अमीर हूँ या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। और वैसे भी मंदिर के ज़मीन है, यहाँ आने से तो सब डरते होंगे। मैं परवाह किए बिना सीधा अपने उस छोटे से मकान में चला गया। अब उस मंदिर में कल सुबह जाऊंगा, एक सिक्का निकालूंगा और उसके बाद फिर से बेचने के लिए नए सुनार के पास चला जाऊंगा। सारे के सारे सामान को इसी तरह से बेचना है। मैं अब उस डायरी की लत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज जो भी हुआ मैंने डायरी के पन्ने में लिखा। आज के दिन जो हुआ मुझे वो लिखते हुए बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस रात 8 बजे मैं जो खाना लेकर आया था शहर से, वो मैंने खाना खाया। जब मैं अपने उस मकान से बाहर निकला दूर दूर देखने के लिए, वैसे ही शाम को सैर करने की आदत जो थी, वो आदमी पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था, काला चोला पहने, अभी यहीं पर मौजूद। और उसे देखते ही मेरी आंखें जैसे चमक गईं। कौन है ये? यहाँ क्यों बैठा है? कहीं ये कोई खतरा तो नहीं मेरे लिए? कहीं मुझे यहाँ लूटने के लिए तो नहीं आया? अब मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। हाथ में पास में पड़ी मैंने वो कुल्हाड़ी पकड़ ली। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे हाथ में कोई हथियार है, ताकि कोई करीब आने की कोशिश करे तो इस हथियार को देखकर डर कर भाग जाए। सबसे पहले तो मैं उससे पता करना चाहता था आखिर वो कौन है। मैं हाथ में कुल्हाड़ी लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाजू पीछे की तरफ की हुई थी और उसके पीठ पीछे चाकू थे जो उसने हाथ में पकड़े हुए। जब उसने वो आगे की तरफ किए मैं तभी घबरा गया। हाथ में कुल्हाड़ी तो थी, लेकिन फिर भी मुझसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। मैं जो उल्टे पांव भागा अपने घर की तरफ, मैं चीख रहा था और वो मेरे पीछे पीछे। मैंने जल्दी से बाहर वाला दरवाज़ा लगाया जो मोटी लकड़ी से बना हुआ था। अंदर पहुंचते सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई। मैं हाँफ रहा था। मैं दरवाजे को अब पीठ लगाकर रोके रखना चाहता था ताकि कोई धक्का भी न दे पाए। वो आदमी बाहर था और उसकी वो भारी आवाज़, अब तुम छिप नहीं सकते, अब तुम छिप नहीं सकते, अब कल की सुबह तुम कभी नहीं देखोगे। उसकी ये बात मैंने सुनी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं उसको कहने लगा, देखो मुझे कुछ मत करो, मैं गांव से लोगों को बुला लूँगा। वो अगर पकड़ते हैं ना किसी चोर को, ऐसे डाकू को, तो वो बहुत पीटते हैं और एक बार पीट पीट के जान से मार दिया था। तो ये मत सोचना कि पुलिस को पकड़वाएंगे, वो काट काट कर मार डालेंगे। और उसने कहा, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, अब कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, कल की सुबह तुम नहीं देखोगे। उसने ये कहा और मैंने एक भारी चीज़ उसे दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि वो दरवाज़ा खुल ही ना पाए। लेकिन बाहर से खरोंचों की आवाज़ें आ रही थी। वो चाकू उस घर की दीवारों पर मार रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। वो बाहर से आ रही आवाज़ें मुझे डराती जा रही थी। पहले तो उसकी आवाज़, कल की सुबह तुम नहीं देखोगे, और उसके बाद और भी ढेर सारी आवाज़ें। जैसे वो अकेला नहीं था, कई लोग थे उसके साथ। वो आवाज़ें साधारण थी ही नहीं। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, जैसे बस चीख रहे थे दर्द के मारे। ढेर सारी आवाज़ें, कम से कम 10 से 12 लोग होंगे। मैंने अब अपने घर के पीछे वो जो सीढ़ी पड़ी थी वो उठाई, एक कमरे के मैं ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ बाहर से आया नहीं जा सकता था, लेकिन एक छत पर छेद बना रखा था ऊपर जाने के लिए। बाहर से खतरा होता है, कभी कभी हमें छत पर चढ़ना पड़ता है। दिमाग से ये वाले 2 कमरे बनाए थे मैंने। जब मैं छत पर चढ़ गया, ऊपर से देखने लगा, नीचे 10-12 लोग नहीं थे, नीचे 40-50 लोग थे। एक तो वो चाकू वाला जो दीवारों पर चाकू मारता जा रहा और बाकी ज़मीन पर लौट रहे।
वो ज़मीन पर ऐसे लुट रहे थे जैसे उन्हें आग लगी हो और पीठ पर लगी आग वो बुझा रहे हों। लौटते जा रहे सब के सब और ऐसी कराहने की आवाज़ें वो निकाल रहे। ये अगर उसके साथी हैं तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आदमी जो लौट रहे थे उनके पास से मुझे कई और लोग दिखे। वो ज़मीन में जैसे गड़े हों, ज़मीन से निकल रहे थे। अपने आप अपना धड़ बाहर निकालते फिर खुद को। आसपास की मिट्टी नरम पड़ गई थी, उन्होंने खड्डे बना दिए थे, शायद जैसे सब ज़मीन से निकले हों, सब के सब। लेकिन वो काले चोले वाला, उसे जैसे दर्द नहीं हो रहा, वो कराह नहीं रहा। वो बार बार मेरी तरफ देखता और यही कहता, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। वो जैसे मुझे मारने पर आतुर था लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने 2 घंटे थे। जैसे ही रात के 12 बजे वहाँ शांति हो गई। मैं चीखें मार रहा था कोई मदद के लिए आए, लेकिन चीख चीख कर गला मेरा बैठ गया और उसके बाद मैं छत पर ही लेट गया रोता हुआ। मैं बच जाऊँगा, भगवान मुझे बचा ले, मुझे बचा ले भगवान, मुझसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, तू अच्छे इंसानों को क्यों मार देता है। मैं भगवान से ये मांग रहा था। 12 बजे पूरी तरह से शांति। वो काले चोले वाला भी गायब हो चुका था, वो ज़मीन से निकले लोग भी गायब हो चुके थे। मिट्टी में कोई छेद नहीं था, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो, जैसे आंखों का भ्रम हो, जैसे एक सपना हो। मैं तब दिल पर हाथ रख कर खुद को समझा रहा था, ये एक बुरा दिन था जो ख़त्म हुआ। कल गांव वालों को बताऊंगा, कहूँगा यहाँ पर आए, मुझे मारने के लिए लोग आए थे। इसके बाद मैं वो रात छत पर ही गुजार चुका था। अगली सुबह रोशनी को देखकर जैसे मन जगमगा गया। उसके बाद मैंने नीचे चीख कर बोला था, ले देख लिया मैंने अगले दिन की सुबह, अगले दिन का ये सूरज देख लिया मैंने, कहाँ है तू। वो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन अब मुझे खुशी हुई। मैं अब अपने काम पर जाना चाहता था। पहले गांव वालों को बता दूंगा कि खतरा है, इसके लिए मुझे तैयार होना होगा। मैंने वो सूट पहना, फिर से मैं गया वहीं खड्डे में, वहाँ से एक छोटा सिक्का उठाया। मैं देख रहा था कहीं नीचे से कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ। कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, ढेर सारे तो सोने के सिक्के थे वहाँ पर। एक सिक्का मैंने उठाया, वहाँ से बाहर आया, ऊपर पत्थर रखा, निशान मिटाए, साफ की मिट्टी। अब मैं शहर जाने को पूरी तरह से तैयार। इसके बाद जैसे ही मैं अपने खेत से बाहर निकलने वाला था, आगे एक आदमी खड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहा। मैंने उसको कहा, जी कहिए। उसने कहा, भैया आपके लिए ये पकौड़े लेकर आया हूँ। कल हमारे साथ वाले गांव में ना मेला लगा हुआ था और वहाँ से बहुत पकौड़े आए। माँ ने कहा कुछ आपके लिए भी ले ही जाऊँ। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कल की सुबह हुआ था। मैंने अब ज़्यादा सोचा नहीं। अब गांव है, मेले लगते रहते हैं, पकौड़े बनते रहते हैं, फिर से देने के लिए आ गया। मैंने उसका शुक्रिया किया, वो वहाँ से गया। और ये पकौड़े मैं फिर से खाना नहीं चाहता था। शहर में अच्छे वाली चीज़ खाऊंगा। जेब में अब भी तो मेरे पैसे थे। घुमाकर मैंने दिए एक तरफ पकौड़े, फिर से पकौड़े का लिफाफा उसी तरफ गिरा होगा। जब मैं गांव के पास से गुजर रहा था, मुझे वो सरपंच मिला जो वहाँ पार्क के पास खड़ा जैसे दिमाग लगा रहा, और मुझे उसने बुला लिया। बिरजू ज़रा इधर आना, मैं इस जगह ना झूले लगाना चाहता हूँ बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ बच्चे खेला करेंगे। अभी आधी पार्क बनाई है मैंने, आधी और बनाना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी वाली, ताकि 100 सालों तक सब मुझे याद रखें। मैंने कहा, आपने बताया तो है, मुझे पता है। उसने कहा, पता है? तुम्हें कैसे पता? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने कहा, कल ही तो बताई थी, अब बार बार आप मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने कहा, कल बताई? कल कैसे बता सकता हूँ, कल तो मैं यहाँ था ही नहीं। मैंने कहा, कल सुबह आप मुझे यहीं पर तो मिले। लगता है आपकी उम्र हो गई है, याददाश्त आपकी कमज़ोर होने लगी है। इस तरह उससे मैंने कुछ बातें की, उसे अपनी परेशानी बताई कि रात को काले चोले वाले लुटेरे की तरह लोग थे जो जैसे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और ज़मीन से निकल रहे लगते थे। उसने कहा, सपना देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ज़मीन से लोग निकल रहे होंगे। वो मंदिर की ज़मीन है, कितनी पवित्र है पता है तुम्हें? वहाँ अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है उसका ध्यान देंगे। काला चोला था ना? पता करता हूँ जरा अपने गांव में कौन हो सकता है जो ऐसे काला चोला पहने किसी को नजर आया हो। ये तो खतरे वाली बात है ना, ऐसे लुटेरे हमारे गांव के आस पास आ गए हैं तो ध्यान दूंगा मैं। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अब मैं शहर पहुंच गया था। शहर जाकर मैं फिर से उसी सुनार के पास गया वो सिक्का देने के लिए।
और जैसे ही मैंने उसे कहा पहचाना, उसने कहा नहीं, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। मैंने कहा कल ही तो आया था, तुम्हें बताया तो था, मैंने अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना था। उसने कहा कल आपसे मैं मिला नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो छोड़ो, कल की बातें कल तक ही सीमित रखती हैं। मैं ये सिक्का लेकर आया हूँ, तुम्हें दिखाया था ना कल भी, वैसा ही सिक्का है और मैं ऐसे भी बेचना चाहता हूँ। क्या तुम खरीदना चाहोगे? बताना मत किसी को। देखो ये पुराने सिक्के हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं और तुमने कीमत अच्छी दी तो मैंने सोचा और सिक्के भी निकाल ही देता हूँ। उसने मुझे 30,000 रुपये दिए, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। उसके बाद मैं फिर से एक नई जगह गया कुछ कपड़े खरीदने के लिए। ढेर सारे कपड़े खरीदे मैंने, ढेर सारे, और सामान को खरीदा, जूते खरीदे। अब वो सारा सामान जो 30,000 का था बड़े लिफाफे में डालकर मैं शाम के वक्त जाकर अपने गांव आया था। जैसे ही अपने उस खेत के पास पहुंचा, सामने पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो आदमी दिखा काले चोले में, और मैं घबरा गया, मैं डर गया था। मैंने वो लिफाफा हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं गाँव की तरफ भागा। जैसे ही मैं गाँव में पहुँचा, मैं उस सरपंच को कहने लगा था, देखिए वो आदमी आज फिर से नजर आ रहा है, वो आदमी आपको बताया ना सुबह? उसने कहा हाँ बताया तो था, चलो चलो देखते हैं। वो अपने 5-6 लोगों को लेकर मेरे साथ आया था। वो पूछ रहा था लिफाफे में क्या है। मैंने कहा मेरा सामान है और हो सकता है वो चोर हो, लूटने की कोशिश करे। वो 5-6 लोग थे मेरे साथ उस पेड़ के पास पहुंचे और वो उससे पूछ रहे, कौन हो तुम? काला चोला कैसे पहना है? देखने में तो लुटेरे लग रहे हो, चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। वो 5 लोग थे। उसे खड़ा किया गया और जैसे ही उसका चोला उतारने की उन्होंने कोशिश की, उसने अपने चाकू से 2 का गला रेत दिया मेरी आंखों के सामने। मैं डरकर उस घर में चला गया, जबकि उसने उस मुखिया का गला भी जैसे धड़ से अलग कर दिया। गर्दन पर चाकू मारकर इतनी तेजी से काटा जैसे महसूस ही नहीं होने दिया। 2 लोग तो गांव की तरफ भाग गए थे, उसे वो पकड़ना ही नहीं चाहता था। 3 लाशें पड़ी थी वहां पर और वो अब मेरे पीछे पीछे। कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। मैं अपने घर में था और उसके बाद बाहर से जैसे जैसे आवाज़ें आती गईं, चीखने की आवाज़ें भी थी। आज कई भीड़ में जैसे लोग भी यहाँ पर आए हों, गाँव से जैसे आए हों। बाहर जैसे हाथापाई की हालत हो गई थी, चीखों की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। मैं तो छत पर चढ़कर देखने लगा, वहाँ ज़मीन पर लौटने वाले वो लोग हमला कर रहे थे। गांव से कई लोग कुल्हाड़ियाँ डंडे लेकर आए थे और वो काट रहे। कई की आंखें चबा गए, कई के सर पर दांत गड़ा दिए। वहाँ कई लाशें पड़ी थी और गांव वाले तो पीछे की तरफ भागे। वहाँ मातम का माहौल था, इतनी लाशें देखी मैंने। वहाँ वैसे लोग बहुत सारे थे और वो चाकू लिए, आवाज़ तेज, कल का सूरज तुम नहीं देख सकते, कल का सूरज तुम नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लग रहा था आज ये मुझे मार देंगे, आज कोई नहीं बचाने वाला। मैं छत पर रो रहा था, पुरानी बातें याद करके मुझे जैसे आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। मैंने सोचा अब एक बार क्या हुआ सब लिख ही देता हूँ। मैंने उस डायरी में सब कुछ लिखा, ताकि अगर ये मुझे मार दें तो ये डायरी किसी ना किसी को मिल जाए और पता लगे यहाँ क्या हुआ, इसे पकड़ा जाए, ये बचे ना। मेरी ज़िंदगी के बारे में भी सबको पता चले। मैंने डायरी में आज क्या हुआ सब कुछ लिखा। रात तक हड़कंप मचा था, गांव से कई बार लोग आते, वहाँ पुलिस को बुलाया गया, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा थे वो लाशें जैसे। वो आदमी कभी पकड़ा ही नहीं जाता। गोलियों का असर उस पर नहीं हुआ। मैंने 12 बजे तक गोलियों की आवाज़ें सुनकर खुद को संभाले रखा और एक झटका सा लगा। रात को 12 बजे एक झटका सा लगा, जैसे चीखों की आवाज़ें आ रही। अचानक सन्नाटा। मैंने जब देखा हर कोई गायब था, गांव से कोई वहाँ मौजूद नहीं था, वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई नहीं था वहाँ पर। घुप अंधेरा और शांति। उसके बाद मैं वो पूरी रात वहीं छत पर गुजार पाया और अगले दिन जब मैं उठा, ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक बड़ा दिन मैं बड़ी मनुष्यत में गुजार पाया। लेकिन नीचे कोई लाश नहीं, कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तो भीड़ लगी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं। जैसे वो लाशें भी उठाकर ले गए अचानक ही, कहाँ कैसे कुछ समझ नहीं आया। इस सुबह मैं महसूस कर पा रहा था कि नीचे उतरने में खौफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं। जब मैं नीचे उतरा, मैं भागा गांव की तरफ। कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मैं सोचे जा रहा था।
जब मैं गांव में पहुंचा मैं हैरान था। वो पब्लिक पार्क में खड़ा वो सरपंच, वो मुखिया देख मेरी आंखें फटी की फटी। मैं उसके करीब गया और पूछ रहा, आप जिंदा हैं? उसने कहा, मैं जिंदा ही तो हूं, मुझे क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात देखा नहीं आपने? वो अजीब सा आदमी, उसने आपको मार डाला, आपके साथियों को मार डाला था। उसने कहा, कौन से साथी? तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? मैंने कहा, सपना? ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? आपने नहीं देखा कल क्या हुआ? मैं गांव में गया, कई लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मुझे लगा ये मनुष्यत है, उस ज़मीन में मनुष्यत, मैं नहीं रुकूंगा। मैं सीधा शहर पहुंच गया और शहर में जाकर मैंने वहां से बस ली, अब सीधा बिहार के लिए। मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था। मैं वो पूरा दिन लगा गया था अब बिहार के पटना जंक्शन तक पहुंचने में। वहां जाकर मुझे खुशी हुई, लेकिन रात का समय हो गया था। जैसे ही वहां अगली सुबह मैंने देखा सब कुछ साधारण, कोई आदमी रात को मेरा पीछा नहीं कर रहा था, हर तरफ सब कुछ अच्छा लगा। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ तारीख फिर से वही 8 तारीख। लेकिन वो तो कल थी। यहाँ क्या हो रहा है? जैसे बार बार ये 8 तारीख ही आए जा रही है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? सब कुछ समझ में आ रहा था। जैसे वो आदमी क्यों नहीं पहचाना? वहाँ गांव में वो सरपंच क्यों नहीं मरा? मैं जैसे 1 तारीख से बंध गया था। मैं जब उस सुबह देख रहा 8 तारीख, घर पहुंचकर सबको जैसे 8 तारीख में बांधा गया था। मैंने घर में सबको सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, तुम वहाँ मत जाना। मेरे पिता तो बहुत ज़्यादा डांट भी रहे थे, लेकिन किसी तरह घर में माँ के हाथ की रोटी खाई तो सब कुछ सही लगने लगा। रात के 12 बजे। उसके बाद मुझे बार बार ऐसा लग रहा कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। रात को घर की दीवारों पर जैसे चाकू मारने की आवाज़ों ने मुझे उठाया था। मैं चीखे मार कर अपने भाई के पास गया। देखो देखो देखो, कोई बाहर है, ये मुझे मारना चाहता है, ये वहाँ से मेरे पीछे पड़ा है, मैंने बताया ना। उसके बाद वो आदमी बाहर चाकू लेकर यही कह रहा था, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। मेरा भाई बाहर गया था, लेकिन उसे पकड़कर उसकी छाती में चाकू गड़ा डाला था। वो जिंदा लाशें सी थी जो मेरे माँ बाप को भी जैसे निगलना चाहती थी। काटा मेरे पिता को, वो लड़ रहे थे, अपने बेटे की जान बचाना चाहते थे, जो वो बचा नहीं पाए। मैं डरपोक था, मैं तो वहाँ से भागा। मैं भागकर पड़ोसियों की छत पर चढ़ गया। बाहर जैसे तलवारों की आवाज़ें, काटने की आवाज़ें, लोगों ने पुलिस को बुला लिया और वो लाशें थी जो इधर उधर से इकट्ठा होकर सबको मार रही थी। बाहर गोलियों की आवाज़ें पूरी रात रहीं और 12 बजे आवाज़ें बंद। जैसे ही मैं रात के 12 बजे देख रहा, बाहर कोई भी नहीं, भीड़ नहीं, कुछ नहीं। छत से जब मैं नीचे उतरा, नीचे जैसे भगदड़ मच गई। नीचे घर वाले कह रहे थे, ये कौन है? चोर आ गया, चोर आ गया। मुझे बाद में लाइट जलाकर उन्होंने पहचाना और कहा, बिरजू तू ऊपर क्या कर रहा था? मैंने कहा, वो बाहर आए थे ना लाशें, वो बाहर अजीब से लोग मार रहे थे सबको। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? नींद में तो नहीं चल रहे? तुम यहाँ शहर में कब आए? तुम तो कहीं और गए हुए थे। चोरी करने तो नहीं आए ना? तुम्हारी चोरी की आदतें बहुत बुरी हैं। उन्होंने मुझे समझाया और मेरे घर भेजा। मेरा भाई जिंदा था, किसी को कुछ याद नहीं। जैसे सब कुछ बीत गया हो। और अगले सुबह जब 8 तारीख की अखबार आई, मैं समझ गया फिर से वही दिन। जैसे सब कुछ होता है, मैं फिर से उसी दिन में पहुंच जाता हूं। मैं उसके बाद कई दिनों तक वहां पर रहा। हर दिन 8 तारीख, सब कुछ भूल जाते। रात को वैसा ही हमला। मैं वहां छिपता रहा, बचता रहा उनसे। लेकिन फिर मुझे लगा यहाँ ये ख़त्म नहीं होगा, कोई इसे ख़त्म नहीं कर सकता। दिन वैसे ही बदलते जा रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से निकला था। मैं दोबारा पहुँच गया उसी गांव में, उस ज़मीन पर। और वहाँ वो सुबह जब मैं उठा था, मुझे लगा सब कुछ मुझे ठीक करना होगा। मैं कैसे ठीक करूँ? मंदिर में माफ़ी मांगता हूँ, नीचे कोई ख़जाना नहीं लूँगा मैं। मुझे ज़िंदगी चाहिए। मैं उस खड्डे में नीचे गया, सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैंने माफ़ी मांगी। मैं ये ख़जाना नहीं लेना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांग कर मैं बाहर आया। वो 8 तारीख वैसी की वैसी थी।
लेकिन रात वैसी ही भयानक। उसका अगला दिन भी बिल्कुल शांत। शुरुआत शांत होती, रात होते होते सब कुछ भयानक हो जाता, लेकिन वो दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं डायरी में लिखता गया हर दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उस डायरी के सिवा हर चीज़ बदल जाती, वैसी की वैसी हो जाती। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने बहुत दिन बिताए तांत्रिक के पास जाकर, लोगों के पास जाकर, किसी को कुछ याद रहता ही नहीं, सब भूल जाते। सिर्फ मैं ही उस दिन में फंसा था, बाकी सब जैसे आज़ाद थे। मैं समय के एक ऐसे पन्ने में जुड़ चुका था जो पन्ना हर बार पलट नहीं पाता, मैं फिर से उस पन्ने की शुरुआत पर पहुंच जाता। मैंने सब कुछ किया और अंत में मुझे लगा मरना ही सही होगा। शायद मुझे वो जो कल का सूरज नहीं देखने देना चाहता था वो सच है। मैं अगले दिन का सूरज देख ही नहीं पा रहा था। रात के अंधेरे में फिर से उस दिन की शुरुआत होती। उस रात मैं उसके सामने खड़ा होकर कह रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उसने कहा, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। मैंने कहा, मैं जानता हूं मैं वो सूरज नहीं देख पाता, मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। उसके हाथ में चाकू थे और मैंने आंखें बंद कर ली। मारना है तो मार दो, मारना है तो मार दो, लेकिन यहां से बाहर जाना, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। उसने हमला नहीं किया, हंसने लगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे करीबियों को, हर किसी को मैं मार सकता हूं, तुम्हें नहीं मार सकता। वो लाशें भी जमीन से निकली थी। मैं वहां खड़ा रहा, सवाल पूछता रहा, जवाब कोई नहीं मिला। वो लाशें भी इर्द गिर्द घूमती रहीं गाँवों से। अगर कोई वहां आता वो उसे मारते, मैं किसी को बताता अगर वो वहां आता वो उसे मारते, लेकिन सब कुछ सब भूल जाते। मैं फिर से वहीं पर 8 तारीख की रात, वो भयानक रात खत्म नहीं हो रही थी। अंत में मैंने उससे जवाब भी मांगा था, उसने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी जिसकी तारीख शायद बढ़ रही थी, मेरे हाथ की वो डायरी जो अगले 3 महीने के पन्नों तक पहुंच गई, लेकिन मैं सिर्फ 8 तारीख में था। ये डायरी, क्या इस डायरी से कुछ हो सकता है? मैंने उस काले चोले वाले को कहा था, ये डायरी किसी तक पहुंचा दो जो शायद मेरी मदद कर पाए। समय से बाहर, मैं शायद कैद हो गया हूं, ये मेरी सज़ा है। ये डायरी को किसी तक पहुंचा दो, किसी तक तो पहुंचा दो। और उसने वो डायरी पकड़ी और मुस्कुराया, तुम्हारी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, ये आखिरी काम दोबारा ज़रूर मैं कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं ब्रिजेश का बड़ा भाई हूँ, बिरजू का बड़ा भाई। ये अब तक जो कहानी आपने सुनी है ना, ये बिरजू की ज़बानी सुनी है जो इस डायरी में मौजूद है। मुझे ये डायरी मेरे घर आकर किसी काले चोले वाले आदमी ने दी थी। मुझे लगा कोई चोर है, हाथ में डायरी पकड़ाकर वो वहाँ से चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरी डायरी को पढ़ने के बाद मुझे लगा मेरा भाई किसी मुसीबत में है। मैं इस ज़मीन पर खड़ा हूँ, पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ समझने की मेरा भाई कहाँ है, कहाँ चला गया। यहाँ तक सब कुछ मैंने डायरी से पता लगा लिया। यहाँ से मेरा भाई कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता, ना पुलिस को पता है ना गांव वालों को पता है। हर किसी का कहना है वो यहाँ से कहीं दूर भाग गया होगा, वो शायद कहीं दूर होगा, किसी और जगह रह रहा होगा, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं। मुझे आज भी लगता है वो 8 तारीख में ही है और समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। मैं कैसे अपने भाई को निकालूं? क्या इस डायरी में लिखा हर एक शब्द सच है? मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। इस डायरी में इससे आगे कुछ नहीं लिखा। मैं कैसे उसे बचाऊं? मुझे ये पता है इस ज़मीन में नीचे कोई खजाना है। क्या मुझे उस खजाने को हाथ लगाना चाहिए? मैंने खुदाई करवाई थी, उस मंदिर के नीचे, उस खंडहर के नीचे कुछ नहीं मिला, कोई सिक्का नहीं, कोई मूर्ति नहीं। मेरे भाई ने इस डायरी में क्यों लिखा है कि उसे वो खजाना मिला था और जब से उसने सिक्का बेचने की कोशिश की उसके साथ ये हुआ? ये ज़मीन मेरे भाई के नाम थी, यानी मैं भी इसका हकदार था। गांव वालों ने भी मुझे यहाँ रहने दिया। मैं पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ अपने भाई से मिलने की, उसे बचाने की, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ चला गया, मैं ढूंढ नहीं रहा। शायद समय के पन्ने पलटने के बाद आप पीछे के पन्नों को दोबारा देख नहीं सकते। समय में आगे बढ़ा जा सकता है, पीछे नहीं।
और शायद मेरा भाई उस एक पन्ने में उलझ कर रह गया है। शायद कभी वो बच पाए या शायद ना बच पाए। उसके कर्मों का फल शायद उसे इसी तरह मिले। मंदिर के नीचे बने उस तहखाने का खजाना उसे तो मिल गया था, लेकिन वो शायद उसे हमेशा के लिए कैद कर गया। मैं भी उसका भाई हूं, कोशिश करता रहूंगा उसे आज़ाद करवाने के लिए। किसी दिन शायद वो उस 8 तारीख से बाहर निकल पाए।